So hello everyone. Today we are going to discuss atomic structure JEE PYQ of 2023. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। बोला है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू दिस द मेटल आयन इज। अच्छा, यहाँ पे हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 3.87 आ रहा है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, इसमें 3 रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि इन स्पीशीज में से किसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो लेट्स सी। स्कैंडियम ट्राइडेनियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d2। Mn का क्या होता है 4s2 3d5। Cr का क्या होता है 4s1 3d5 4s2 3d3। अब यहाँ पे देखो इसमें +2 है, तो +2 यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे अपन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे 2, इसमें +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 +2 है ना, तो एक तो इससे गया और एक इससे गया, यानी कि क्या बचेगा 3d4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 +2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 3.87। ओके, so correct answer is what 4th. It observed that characteristics X-ray spectra of element show regularity when frequency of power n, फ्रीक्वेंसी की पावर n अगर अपन ने और z का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। तो बोला है इसकी पावर जो n है तो n क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का रूट इक्वल्स टू a z माइनस बी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी जब न्यू की पावर कितनी हो हाफ। ठीक है, तो न्यू की पावर हाफ बोले तो 1/2। सो दैट इज 4th आंसर इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयन विद 55 प्रोटॉन विद यूनिपॉजिटिव स्टेट। अब देखो 55 प्रोटॉन है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, अच्छा अपन इनर्ट गैसेस को याद करें तो इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 10 18 36 54 और 86। तो 54 के बाद 55 यानी कि एस ब्लॉक का एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये कौन सा पीरियड, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो जो 55th ये है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा बोलो। 55 वाला जो एलिमेंट है इसका रहेगा 6s1। ओके, अब 6s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब 1s 2s 3s 4s 5s सब में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अच्छा, इसने बोला है कि यूनिक पॉजिटिव है, तो 6s1 इलेक्ट्रॉन था बट इसको तो हटा दिया है ना, यूनिक पॉजिटिव है तो यानी कि अब इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हर s में 2 तो 5 में कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट फर्स्ट। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज x, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be+3 इज। तो एक काम करें, क्या कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम याद रखेंगे कि हमें क्या ले लेना है, रेशियो ले लेना है कभी भी जब कंपैरिजन करवा रहा है। तो एक सीधा सा काम करते अपन, रेडियस ऑफ Li+2 अपॉन रेडियस ऑफ Be+3 का अगर फॉर्मूला लिखें, रेडियस का फॉर्मूला क्या है 0.529 n²/z। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे देखो ये तो कट ही गया। अच्छा, n की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। लिथियम के लिए n कितना बोला है उसने, लिथियम के लिए n है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और लिथियम का z एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3। ओके, अपॉन बेरिलियम के लिए n की वैल्यू बोली इसने थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और बेरिलियम का z कितना हो गया 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखे तो इसको कितना आ जाएगा 4/3, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो उसने लिथियम की जो रेडियस है उसको बोला है x मानो, तो इसको मान लिया अपन ने x। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या उसने, रेडियस ऑफ बेरिलियम+3, तो रेडियस ऑफ बेरिलियम+3 कितना हो जाएगा बोलो 27, रेडियस ऑफ Li+2 कितना x अपॉन कितना हो गया 16।
सिंप्लीफाई करेगा इसको, जरूरत है नहीं क्योंकि इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड वन. ओके. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज का तो लेमडा दिया है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है बामर सीरीज का He+1 के लिए. तो देखो लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है. ओके. लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है. अब फर्स्ट में आ रहा है वो 2 से भी आए, 3 से भी आए या इन्फिनिटी से आए. उसने बोला क्या हमें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए. तो हमें याद क्या रखना था कि लास्ट जो लाइन होती है उसकी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी. मतलब इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 1 में आ रहा है. ओके. तो यहाँ पे जो फोटोन इमिट होगा उसका जो वेवलेंथ है उसने बोला है लेमडा है. और पूछा हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो बामर सीरीज. अब बामर सीरीज का मतलब क्या है बोलो, लाइमन बामर, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, 2 में आ रहा है. अब उसकी कौन सी हमसे पूछिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन की. तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या रहेगा, 3 से कहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 में आ रहा है. तो ये पूछा है अपन से कि यहाँ पे जो फोटोन बाहर निकलेगा उसका लेमडा क्या रहेगा. ओके. इसकी टर्म में, लेमडा की टर्म में, तो इसको लेमडा एक्स बोल देते हैं. तो एक काम करें क्या, वापस से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अभी सेम क्वेश्चन देखा था, हम क्या कर ले, रेशो ले ले. तो रेशो ले लो इसका. तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर. जेड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जेड कितना 1, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल स्क्वायर. एन फाइनल तो कितना है 1 और इनिशियल कितना है इन्फिनिटी. 1/∞ कितना हो गया 0, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितनी आगे बोलो, आर के बराबर आगे 1/λ. अच्छा, बामर सीरीज के लिए अगर अपन काम करें तो बोलो अगेन, इसका लेमडा एक्स बोला है अपन ने, आर. बामर सीरीज किसके लिए बात करें अपन, He+ के लिए बात करें. ठीक है. और ये किसके लिए था कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन के लिए. तो He+ का z कितना 2, आर जेड स्क्वायर होता है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4. एन फाइनल माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, फाइनल क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इनिशियल कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9. तो सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 36 और कितना आ जाएगा 5. ये कितना आ गया 1/λx. ठीक है. हमें लेमडा एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको पलट दे तो बोलो कितना आएगा, 36/5 × 4 आर. और आर कितना है 1/λ है. ठीक है. आर है 1/λ. तो आर को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेमडा पलट के ऊपर जाएगा, तो 36 लेमडा अपॉन कितना आ गया 20. सिंप्लीफाई करें तो 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 18, 10, 2 से और काटे तो 9/5 लेमडा. बोले तो फोर्थ आंसर. ओके. 9 λ/5. नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ शेल 4. अच्छा, 4 जो शेल है उसमें क्या क्या रहेगा, सब शेल 4s, 4p, 4d एंड 4f. बोलो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो मैक्सिमम. इसमें कितने आएंगे 6, इसमें आएंगे 10 और इसमें कितने आएंगे 14. तो टोटल सम करेंगे 2 और 6 8, 10 28 और 14 कितना हो रहा है 32. किसी भी एलिमेंट में जो मैक्सिमम अभी तक नॉन इलेक्ट्रॉन देखे गए हो कितने, 32 है. 32 से ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए तो F के बाद G H नहीं बढ़ते अपन ना. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट 2, दैट इज 32. नेक्स्ट, वेव फंक्शन कुछ हमें गिवन है इस तरह से. अच्छा, यहाँ पे देखो इससे रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी ज़्यादा पूछेगा श्रोडिंजर इक्वेशन से. ठीक है. इस पे फोकस ज़्यादा है अभी एग्जामिनर का. तो उस हमसे बोला है कि R = R0 पे रेडियल नोड बन रहा है. अब देखो हमें पता है कि नोड क्या है, नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी हो जाती है, 0 हो जाती. यानी कि वहाँ पे साई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हम एक काम करें क्या, इस पूरी टर्म का स्क्वायर करके इसको 0 के इक्वेट कर दें. ठीक है. जैसे कि साई 2s का अगर मैंने किया स्क्वायर और इसको कर दूं 0, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मुझे नोड मिलेगा. तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर दो. अब यहाँ पे देखो इस पार्ट या इस पार्ट का स्क्वायर करने से हमें R और A में रिलेशन नहीं मिलेगा. बट इस वाली एंटिटी को देखो, ये जो बॉक्स है उसमें क्या है आपको दिखेगा 2 - R/A0 का अगर स्क्वायर कर दूं मैं और इसको 0 के बराबर कर दूं तो यहाँ पे भी नोड मिलेगा. अच्छा, उसने बोला है कि जब नोड मिलेगा तब R को R0 बोलूंगा, तो उस केस में R को क्या बोल देंगे अपन, R0 बोल देंगे. ओके. अच्छा, इसका स्क्वायर 0 कर दिया तो ये कितना हो गया 2 - R0/A0 = 0. तो बोलो कितना हो जाएगा 2 = R0/A0.
तो फाइनली अपन से आर नोट पूछा है ना, तो आर नोट कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस ऑफ ए नोट, टू ए नोट बोले तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एन डी प्लस टू नियोडोमिनियम का हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 60 को कैसे भरेंगे बोलो, जीनोन कितने आ गए, 54। अच्छा, फिर क्या आएगा, 4f और 5 6s ना, यस 6s 2 54 56 और 4। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब उसने क्या बोला, एन डी प्लस टू है, तो प्लस टू में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हटेंगे तो बोलो यहाँ से हटेंगे, तो 4f में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 रहेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, 4f4 बोले तो थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, विच ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर टाइप ट्रांजिशन 4 to 2। अच्छा, बामर में 2 में आता है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, वो 4 से आ रहा है, He+ के लिए। ठीक है, He+ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ से, 4 से आ रहा है 2 में। तो यहाँ पे जो लेमडा है उसने क्या बोला है कि हाइड्रोजन में कहाँ पे ट्रांजिशन हो कि उसमें भी जो फोटोन इमिट हो उसका लेमडा और इसका लेमडा सेम आ जाए। ठीक है, अच्छा, हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है, कि वहाँ पे भी जो फोटोन इसका लेमडा क्या रहे, सेम रहे। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके लेमडा की वैल्यू अगर अपन निकालने की कोशिश करें तो 1 लेमडा कितना हो जाएगा, आर, He+ का Z कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, एन फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, फाइनल हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस इनिशियल 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, एलसीएम आ गया कितना, 16, कितना आ गया, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3, तो 4 आर मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन कितना आ गया, 16, ये कट गया 4 टाइम्स, तो कितना आ गया, 3r अपॉन 4, ये आ गया 1 लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमें हमारे पास किसका ट्रांजिशन आया है, बामर सीरीज में He+ के लिए। अब हमसे बोला है कि हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन हो, तो वहां पे भी लेमडा की वैल्यू सेम आए। अब यहाँ पे देखो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसा कुछ मतलब हिट एंड ट्रायल करके देख ले अपन, वो जल्दी हो जाएगा। कि हाइड्रोजन में अगर बोलो 2 से 1 में आ रहा है, अगर हाइड्रोजन में 2 से 1 में आ रहा है तो 1 लेमडा की वैल्यू निकाल लेते, बोलो इसका Z तो कितना हो गया 1, तो R का R ही रहेगा। 2 से 1 में आ रहा है तो फाइनल 1 का स्क्वायर 1 और इनिशियल 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 3/4। तो देखो ये जो 3r/4 है और यहाँ पे भी 3r/4 है, 1 लेमडा, मतलब लेमडा भी क्या है, सेम है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, 2 से 1 में आया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमें कौन बताता है, N+L रूल, कि अगर N+L की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर n की वैल्यू सेम है, N+L की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो फिर n की वैल्यू से अपन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन N+L का सम कर लेते हैं। तो A में N+L कितना है बोलो, 3 + 0 कितना आ गया, 3। B में देखो 4 + 0 कितना आ गया, 4। C में देखो 3 + 1 4, और D में देखो 3 + 2 5। तो यहां पे अगर अपन देखें कि N+L की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बोलो, A की होगी। ठीक है, फिर D की सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पे फंस गए कि N+L की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमें बोला है N+L रूल में कि अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर N की वैल्यू देखो, जिसकी N ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो यहाँ पे N की वैल्यू किस में ज्यादा है, B में, तो B की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और C की क्या हो जाएगी, कम। तो ये DBCA, DBCA बोले तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें सबके एटॉमिक नंबर गिवन है। अच्छा, एक काम करके अपन देखें कि अगर हमारा पीरियड डिफरेंट है, ठीक है, पीरियड क्या है, डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक को सोचेंगे नहीं अपन। जैसे कि इस फर्स्ट को देखें,
बेटा मांगे कार स्कूटर। अब यहाँ पे देखो ये कैल्शियम है और ये बेरियम है और स्ट्रोंशियम है, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे तो 8 18 18 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड देख लो, नाइट्रोजन का 7 -3 तो 10, ऑक्सीजन का 8 -2 तो 10। बट सल्फर में देखो, सल्फर डिफरेंट पीरियड का आ गया ना, ये सेकंड पीरियड के और ये थर्ड पीरियड के, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में हो जाता है कि पीरियड डिफरेंट हो बट फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, बट यहाँ पे तो नहीं है ना। 10, इसमें कितने हो गए? सल्फर का कितना होता है? 16 और 2 18 हो गए, ठीक है, ये भी नहीं है। इसमें देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कितने हो गए? 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने? 17 इलेक्ट्रॉन है, -1 मतलब 18 हो गए। कैल्शियम का कितना है? 20, 2 दे दिए तो कितने हो गए? 18। इसका कितना है? 21, 3 दे दिए तो कितना हो गया? 18। तो सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ओके, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज a नॉट, और डी ब्रोगली पूछा है थर्ड ऑर्बिट का, तो यहाँ पे देखो हमें दोनों में रिलेशन पता है कि 2πr इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा। डी ब्रोगली लैम्डा पूछा है ना अपन से, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बोलो? 2πr अपॉन n। अच्छा, ये हमसे लैम्डा पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट का, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे रेडियस भी कौन सी रखेंगे? थर्ड ऑर्बिट की, एन की वैल्यू भी कौन सी रखेंगे? थर्ड, ठीक है। अब रेडियस थर्ड ऑर्बिट का हमें गिवन है क्या? नहीं, तो एक काम करें क्या, रेडियस अपन निकाल लेते हैं कि r1 अपॉन r3, बोलो r1 अपॉन r3 में 0.529 तो कट गया, z भी कट गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ n स्क्वायर बाई, है ना, n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो r3 कितना हो जाएगा बोलो? 9 टाइम ऑफ r1, और r1 को बोला इसने a नोट पकड़ो, तो कितना हो गया बोलो? 9a नोट। इसकी वैल्यू चढ़ा दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2π मल्टीप्लाई बाय 9a नोट अपॉन n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो कितना हो गया? 3 6πa नोट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बोले तो थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट मोजले स्टडी। हमें पता है मोजले का एक्सपेरिमेंट में सीधा सा बात है, क्या रिलेशन याद रखना है अपने को? a z माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया क्या? m, और ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट c। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ नेगेटिव इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव स्लोप सब में है, नेगेटिव इंटरसेप्ट किसमें? इसमें। तो ये हमारा आंसर आ गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? थर्ड वन। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस वन। थर्ड ऑर्बिट की कितनी होगी? अब यहाँ पे भी देखो इसने वैल्यू पूछी नहीं, अपन से कोरिलेट करवा रहा है, तो हमेशा कंपेयर करते हैं तो रेशो लो, यानी कि एक काम करें क्या अपन E1 अपॉन E3 ले लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जूल में आ जाएगी वैल्यू, यस और नो? अच्छा, अब एक काम करें क्या, ये वैल्यू तो कटी है, जेड से जेड और एन से एन भी नहीं काटना है क्योंकि अलग अलग है एन की वैल्यू। अब हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में बोलो इसका जेड और ये जेड भी कट गया। E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। अच्छा, माइनस 3 का स्क्वायर बोले तो 9, तो 1 अपॉन 9 है, ठीक है। तो 9 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो गया बोलो? 9 अपॉन 1 E1 अपॉन E3, तो बोलो E3 कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 1 अपॉन 9 टाइम ऑफ E1। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या उसने ये तो पूछा था कि जो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है वो कितना टाइम है फर्स्ट की, तो हम बोलेंगे 1/9 टाइम, बोले तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। According to Bohr model hydrogen atom, the angular momentum of electron in a given stationary is quantized. Yes, सही बात है। क्या MVR इक्वल्स टू क्या होता है? NH अपॉन 2π, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं अपन? 1 2 3 4, यानी कि MVR की जो वैल्यू है या तो क्या रहेगी? h अपॉन 2π रहेगी, या 2h अपॉन 2π रहेगी, या 3h अपॉन 2π रहेगी। मतलब सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कुछ सेलेक्टेड वैल्यू भी पॉसिबल है। इसको अपन बोलते हैं कि दीज वैल्यू आर क्वांटाइज इन नेचर। ओके, तो पहला सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट वायलेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई हाइजेनबर्ग तो क्या बताता है कि अनसर्टेनिटी है, जबकि बोर ने तो क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो उसने तो सर्टेनिटी बता दी कि इस रेडियस पे घूमेगा। तो ये क्या एक दूसरे को सपोर्ट करेगा? नहीं, तो वायलेट करता है क्या? यस। तो हम बोलेंगे दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
If wavelength of first line of the Paschen series is 720 nanometer, the wavelength of second line of this series is. अब देखो पास्चन सीरीज की अगर बात करें, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, लाइमन बामर पास्चन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, 3 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, 3 में आ रहा है। अब उसने बोला है कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन 4 से आ रहा है, तो कौन सी लाइन होगी, फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है, इसको बोल देते लेमडा 1। और हमसे पूछा है सेकंड लाइन का लेमडा कितना रहेगा, सेकंड लाइन मतलब क्या हो गया, 5 से आ रहा है 3 में, तो हो गया सेकंड लाइन। तो इसका लेमडा 1 तो अपने को दिया है 720 और इसका पूछा है, तो अगेन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा का रेशियो लो, चीज़ें कट जाएगी। तो 1 अपॉन लेमडा 1 अपॉन 1 अपॉन लेमडा 2। 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, आर जेड स्क्वायर एन फाइनल माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा देखो, आर से तो आर कट गया, जेड से जेड भी कट गया, क्योंकि एटम तो चेंज नहीं किया ना इसने। एक सेकेंड, फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ही है, ठीक है, तो एटम चेंज नहीं किया है तो ये भी कट गया। अब वैल्यू पुट कर देते अपन, एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, ये तो फाइनल हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इनिशियल कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एन फाइनल सेकेंड लाइन में भी कितना होगा फाइनल 3 का स्क्वायर 9, इनिशियल 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। सिंप्लीफाई करें तो इसको कितना आएगा बोलो, 16 इंटू 9 एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया 9 10 और 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 9 एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया 9 10 16, ठीक है। अच्छा, और सिंप्लीफाई करें तो इसको बोलो कितना आ गया 7 अपॉन 16 9, और ये पलट के ऊपर जाएगा 25 इंटू 9, 9 से 9 कट गया। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, 1 अपॉन लेमडा, लेमडा 2 ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। फाइनली अपन से लेमडा 2 पूछा है ना, तो बोलो लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 7 इंटू 25 इंटू लेमडा 1 अपॉन 16 इंटू 16। अच्छा, लेमडा 1 मल्टीप्लाई किया, लेमडा 1 है कितना 720, ठीक है, तो 720, ओके। और इसको जब सॉल्व करते हैं अपन तो वैल्यू आती है लगभग 498 के आसपास, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, नैनोमीटर में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 492, सॉरी क्या वैल्यू आती है 492, ओके। बोला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अब यहाँ पे देखो हमें इनका अगर स्ट्रक्चर पता है तो उसी से सॉल्व कर पाएंगे। px मतलब ये एक्स एक्सिस ले लिया अपन ने, तो px लिया, तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस पे ही है। py का मतलब क्या होता है कि y एक्सिस लिया तो ये जो डबल जो लॉब है वो ऐसे है, ये px हो गया, py हो गया। pz का मतलब क्या हो गया, ये z एक्सिस है तो ये pz हो गया। तो तीनों में जो इलेक्ट्रॉन अपने को डेंसिटी मिल रही है एक्सिस में मिलेगा, यस। dxy की अगर बात करें तो xy जो dxy है बोलो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या एक्सिस पे का नहीं, इसमें प्लेन में है तो ये हट गया। दूसरा yz भी हट जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें yz प्लेन में हो जाएगी, और xz भी हट जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें xz प्लेन में हो जाएगी, तो ये हट गया। फिर dz स्क्वायर, यस dz स्क्वायर कुछ ऐसा रहता है, तो ये z एक्सिस अपन ने ली तो इसमें भी है, यस। और लास्ट dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, उसको बोलते हैं ऐसे हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस है वाई स्क्वायर वाई एक्सिस, तो अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एक्सिस पे का, यस। तो किस किस में 1 2 3 4 5, तो द करेक्ट आंसर इज वोट 5 17। नेक्स्ट, assume that radius of first orbit is 0.6 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ थर्ड। अगेन हम जब भी कंपेयर कर रहे हो तो आप रेशियो लो, है ना। सारे क्वेश्चन देखो इसमें अभी अपन ने किए, लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसमें सिर्फ रेशियो ले रहे हो, काम हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, रेडियस का रेशियो ले लेते हैं। तो किसका है, हाइड्रोजन की, और एक रेडियस है किसकी, He+ की, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर ध्यान देना, है ना, क्योंकि z डिफरेंट आ जाएगा। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529, तो कट ही जाएगा, n स्क्वायर बाई जेड बचेगा सिर्फ, यहाँ पे भी n स्क्वायर बाई जेड और यहाँ पे भी क्या बचेगा n स्क्वायर बाई जेड। अच्छा बोलो हाइड्रोजन में n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, और z भी कितना है हाइड्रोजन का 1, He+1 में थर्ड ऑर्बिट बोला है, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसका z कितना हो गया 2, ये पलट के ऊपर जाएगा क्या, तो कितना हो गया 2 अपॉन 9,
अब हमसे पूछा क्या है, इसकी रेडियस पूछी तो आर ऑफ एच ई प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 9/2 टाइम्स ऑफ आर ऑफ एच। अच्छा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना बोला इसने, 0.6 बोला है, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग में, तो कितना हो गया 9 इंटू 0.3 बोले तो 2.7। अच्छा, ये आंसर भी ये किस में था, एंगस्ट्रॉन्ग में था ये रेडियस ना, तो ये रेडियस भी किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। बट हमसे बोलो उसने एग्जाम में क्वेश्चन किस में पूछा है, पिकोमीटर में पूछा है, तो एक काम करे क्या, इस रेडियस को अपने को कन्वर्ट कर देना है पिकोमीटर में, बस इतनी सी बात है। तो 2.7 इंटू एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। अब पिकोमीटर में कितना होता है, -12 होता है, ठीक है। तो एक काम करे क्या, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 शिफ्ट ये हो गई। अच्छा, 10 से गुणा भी कर दो, 10 से भाग भी दे दे, क्यों, क्योंकि जो डिवाइड किया है 10/10 मतलब 1 ना, यानी कि हमने कोई चेंजेस किया नहीं है इसमें। बट इससे फायदा ये हुआ कि 10 टू पावर ये जो 2 है ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 और 2 -12 को ही क्या बोलते हैं, पिकोमीटर बोलते हैं क्या, तो ये आंसर आ गया क्या 270 पिकोमीटर। ओके, नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितनी होगी, हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, hc/λ या hν, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी दी तो ये फॉर्मूला लेंगे, लैम्डा देता तो ये फॉर्मूला लेते। अच्छा, वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻34, और न्यू कितना बोला है इसने, ये रही फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻12। ओके, ये आ गया हमारे पास एनर्जी। अब ये देखो, एक सिंगल हमारे पास फोटोन क्या है, वैसे उसने बोला है 1 मोल फोटोन की कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की कितनी हो जाएगी, 1 मोल फोटोन की मतलब Na टाइम्स ऑफ E, तो बोलो Na कितना है 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, ये रही 6.62 इंटू 34 इंटू 2 इंटू 10⁻12, ठीक है। अच्छा, पावर का हिसाब कर लें, पहले इसको साथ में लिख देते हैं, 6.02 इंटू 6.62 इंटू 2। अच्छा, पावर का हिसाब करें तो बोलो 23 और 12 कितना हो गया, 23, 25 और 10 35, 35 है प्लस का और -34 है, तो बचेगा कितना, प्लस का 1, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारे पास 798, ओके, अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दी और लेमडा पूछा है, लेमडा के 5 फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला उठा लो, लेमडा इक्वल क्या होता है, h/√2m/k, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 √2। m क्या है यहाँ पे, मास, तो मास इलेक्ट्रॉन का दिया है उसने, वैसे हमें पता भी होना चाहिए कितना होता है, 9.1 होता है एग्जैक्टली, बट इसने 9 बोला है तो 9 ले लो, ठीक है, इंटू 10⁻31, ये तो मास हो गया। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी बोली इसने 4.5 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 31 और 29 कितना हो गया, माइनस के 60 रूट में है तो बाहर निकल के कितना आएगा, -30, ओके। और अंदर क्या बच गया अभी 4.5 इंटू 2 9, तो 9 और 9 9 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 81 हो रहा है, तो 81 बाहर निकल के आएगा कितना 9 है ना, तो कितना आंसर आ गया। अच्छा, 30 से 30 कट गया, यानी कि कितना बचा 10⁻⁻4 और नीचे क्या रह गया 9, ठीक है। अब हमसे आंसर क्या पूछा था, 10⁻⁻5 में आंसर चाहिए, तो इस पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर देगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। कितना आ गया 66/9, और वो 0 जो बढ़ी है -5 में जाएगी ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये 9 है ना, तो बोलो कितना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा, बट नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना आ गया, दैट इज 7, ओके। द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट, हमसे पूछा है कि कितने इनकरेक्ट है, मतलब 1 2 3 4 की 0। लाइन स्पेक्ट्रम आर यूज टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यस, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, 4th ऑर्बिट 2nd ऑर्बिट, तो कहीं ना कहीं लाइन से ही तो बता रहे हैं अपन कि बामर सीरीज की लाइन है कि इसमें है, तो
तो ये तो सही बात है, गलत थोड़ी है। द इमिशन स्पेक्ट्रा एटम गैस फेज शो द कंटिन्यूअस स्प्रेड। अच्छा, इसने बोला है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है रेड टू वायलेट, तो क्या कंटिन्यूअस होता है कि नहीं? जो लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम थोड़ी है, तो सेकंड गलत हो गया, मतलब ये हमारा आंसर है। एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइक फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी सही है। द एलिमेंट हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, यस ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट कितने हो गए? एक हो गया। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग 5 रेडियल नोड। अब देखो बच्चे, जो रेडियल नोड है उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है क्या? दैट इज n माइनस l माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। 7s के लिए बोलो n कितना हो गया? 7s के लिए l कितना होता है? 0 माइनस 1 कितना हो गया? 6 आ गई वैल्यू। 7p के लिए बोलो 7 माइनस p के लिए l कितना हो गया? 1 हो गया। 1 माइनस 1 कितना आ गया? 5, यानी कि ये सही है, 5 रेडियल नोड है। अच्छा, थर्ड देखो 6s में n हो गया 6, s के लिए l कितना हो गया? 0 माइनस 1, इसमें भी कितना आ गया? 5 रेडियल नोड आ गया क्या? यस। 8p, तो 8 p के लिए l हो गया कितना? 1, तो माइनस 1 कितना हो गया? 6, और लास्ट 8d, d के लिए l कितना होता है? 2 होता है, तो कितना आ गया? 5। तो 1 2 3 तीनों में क्या है? 5 रेडियल नोड है, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 3। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए बारे में पूछा है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस, ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन यही तो होता है। और आइडियल का मतलब क्या होता है? कि 100% ऑब्जर्व भी कर दे और 100% इमिट भी कर दे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। यस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने एक ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका पीक कहाँ पे शिफ्ट होता रहेगा? लेफ्ट शिफ्ट होता रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर, इंटेंसिटी और इसमें टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट किया अपन ने। यस, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पासेस थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे कि हमने आयरन बॉल को हीट किया तो पहले वो लाल दिख रही है, यानी कि वहाँ पे जो रेड फोटोन है उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फिर हीट करेंगे तो दूसरे कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या? यस, ये भी सही है। द मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट हाई टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी हाई टेम्परेचर। इसने ये क्या बोलना चाह रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ में, ये पहले मान लो ये रेड दिख रही है हमें जो बॉल है, तो ये रेड वाला लैम्डा अपने को दिख रहा है, ठीक है। बाद में जो बॉल है वो अपने को कैसे दिखने लगी? ब्लू दिखने लगी। जो आयरन की बॉल है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो कैसे दिख रही है? ब्लू दिख रही है। तो ये लैम्डा ब्लू की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है ना। ये इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर पे अपन ने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी लैम्डा है ना, ये तो लैम्डा अलग अलग टेम्परेचर पे। यहाँ पे बोलो टेम्परेचर क्या था, और यहाँ पे टेम्परेचर अगर बताएं तो T2 ज़्यादा है किससे? T1 से, ऐसा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बोलो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ब्लू की ज़्यादा होगी, मतलब लैम्डा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में अगर रिलेशन दे अपन, न्यू इक्वल्स टू क्या है? इन्वर्सली रिलेशन है, यानी कि लैम्डा अगर कम हो रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले का इंटेंसिटी भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसने ही बोला है, ठीक है, कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो क्या रहेगा? हायर फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। कब? हायर टेम्परेचर पे। यानी कि स्टेटमेंट भी क्या है? सही है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दी करेक्ट। तो इसने पूछा इनकरेक्ट कितने हो गए, तो इनकरेक्ट कितने हो गए? 0 हो गए, सारे सही है ना। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इन द 9th ऑर्बिट ऑफ Li+2 एक्साइटेड टू दिस यूजिंग रेडिएशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हमें एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है और पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप किया होगा, ठीक है, मतलब हमें n की वैल्यू बतानी। तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कैसे है कि एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में R(Z²) और यहाँ पे n की वैल्यू लिख देंगे अपन, ठीक है। ओके, n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर देते अपन। डेल्टा ई कितना दिया है? 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 17। आर एच की वैल्यू दिया है इसने
2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी, एक्साइट हो रहा है मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये क्या आनी चाहिए टर्म, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव आनी चाहिए मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 1/4 1/9, ये इनिशियल और फाइनल आएगा, ठीक है। ये कैसा आएगा, इनिशियल और फाइनल आएगा भाई, या तो यहाँ पे माइनस लगा है पर इसको क्या करें, इनिशियल और फाइनल का स्क्वायर कर देते हैं। देखो तो इनिशियल तो क्या हो गया, n हो गया, तो 1/n², और फाइनल क्या हो गया, फाइनल हो गया n+1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज व्हाट, n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको और n की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू कितनी आती, 1 आती, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करके देखेंगे अभी, ठीक है, तुरंत यही इसी क्वेश्चन के साथ। तो n की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, यही हमसे पूछा भी था, ओके। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बोला है 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। ये सही बात है क्या, यस, कि अगर इनके ग्राफ अपन प्लॉट करें, ठीक है, तो 1s में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कहाँ से शुरू होता है, ग्राफ यहीं से शुरू होता है, फिर ऐसे 0 हो जाता है, ठीक है। तो 1s में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियस सबसे ज़्यादा होती है क्या न्यूक्लियस पे, यस, ये बात तो सही है। 2s में द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। ये 1s के लिए अपन ने प्लॉट किया। 2s के लिए क्या होगा, बोलो 1s खत्म, फिर 2s, फिर ऐसे, ये 1s और ये 2s। तो पहले तो डिक्रीज होगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस, सॉरी 2s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सुनो, देखो पहले बढ़ रही है फिर वापस से क्या हो रही है, कम हो रही है, ऑलमोस्ट टू 0 हो जाएगी, बट 0 नहीं उसको लेते। प्रोबेबिलिटी सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल एनक्लोज ए रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी। देखो कभी भी हमने जो एनसीईआरटी में या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ो तो ऑर्बिटल अपन बताते, बट उसमें क्या हमेशा 100% प्रोबेबिलिटी की बात करते क्या, नहीं, ठीक है, 100% की बात नहीं करते, तो ये गलत हो गया। P एंड D ऑर्बिटल है 1 and 2 एंगुलर नोड। अब देखो एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू L के बराबर होता है। तो P के लिए L की वैल्यू कितनी है, बोलो, L की वैल्यू है 1, तो इसमें एक एंगुलर नोड, और D के लिए L की वैल्यू कितनी है 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 एंगुलर नोड। यानी कि ये क्या है, सही है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ P ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस, यस, सही बात है, क्योंकि जो P ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे अपन, ग्राफ बनाए, ठीक है, P ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये डेंसिटी वर्सेस आर में ग्राफ प्लॉट किया, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, 0। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पहले बढ़ेगी फिर वापस से क्या होगी, कम होगी, तो ये भी सही है। तो इसमें कितने सही हो गए, 1 2 3 4, 4 सही है। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें, 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, यस। अगर इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, 1s के लिए, ये होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे, न्यूक्लियस के पास है, फिर कम होती रहेगी, यानी कि ये सही है। अच्छा, दूसरा देखो, 2s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। तो 2s के लिए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। तो देखो सबसे पहले तो ज़्यादा थी, ठीक है, फिर क्या हुई, कम, फर्स्ट इंक्रीजेस
टू मैक्सिमम एंड डिक्रीजेस टू शार्पली टू जीरो। तो देखो पहले तो कम हो रही है ना, जबकि इसने क्या बोला है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर मैक्सिमम हो रही है फिर जीरो हो रही है, नहीं ये गलत है। थर्ड देखें, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल इनक्लोज अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कभी भी जब अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ऑर्बिटल जो अपन बताते हैं ना कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे रहेगी उसको ऑर्बिटल बोलेंगे, बट इवन ऑर्बिटल में भी अपन 100% प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्या, इनकरेक्ट। थर्ड देखो डी, पी एंड डी ऑर्बिटल हैव 1 and 2 एंगुलर नोड रेस्पेक्टिवली। अब एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है क्या, दैट इज एल, ठीक है। अब P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1, और D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2। तो क्या P में एक और D में दो एंगुलर नोड है क्या, यस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ P ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस, यस ये स्टेटमेंट भी सही है। भाई अगर P ऑर्बिटल का ग्राफ प्लॉट करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वर्सेस R में, तो ये ऐसा ग्राफ आता है। तो न्यूक्लियस के पास जहां पे रेडियस 0 है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है क्या, यस ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 1 2 3। ओके नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ फ्यू मेटल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे, सॉरी फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो जाए किससे, वर्क फंक्शन से। ओके तो एक काम करें क्या, हम फोटोन की एनर्जी निकाल लें 400 नैनोमीटर, उसकी वो वेवलेंथ गिवन है तो हम निकाल लेते हैं उसकी एनर्जी, ई इक्वल्स टू क्या होगा, hc अपॉन लेमडा। अच्छा ये सारी की सारी वैल्यू किस में गिवन है बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो hc की डायरेक्ट वैल्यू अपने को पता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा कितना दिया अपने को, 400 नैनोमीटर, ठीक है। 400 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। अब यहाँ पे देखो एंगस्ट्रॉम है तो इसको भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दे क्या, तो क्या करें 10 से मल्टीप्लाई भी करते हो 10 से डिवाइड भी करते, डिवाइड वाला तो क्या हो जाएगा -10 बनाएगा, ठीक है। तो ये -10 से तो ये एंगस्ट्रॉम कट गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो कितना आ गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4000, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई किसकी, एनर्जी ऑफ व्हाट, फोटोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा जहां पे इसकी वैल्यू ज्यादा है वर्क फंक्शन से। तो देखो वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है क्या, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा क्या, यस। ये भी कम है क्या, यस। ये भी कम है क्या, यस। क्या ये शो करेगा क्या, नहीं। वर्क फंक्शन ज्यादा है ना, फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाएगा, ज्यादा है नहीं निकाल पाएगा, ज्यादा है नहीं निकाल पाएगा। तो कितना आंसर आ गया हमारा, दैट इज 3। ओके नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s इज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज h अपॉन 2 पाई √L L+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3s, s के लिए L कितना होता है, 0 हो गया, तो ये 0 0 + 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो सब कुछ सारी टर्म ही कितनी हो गई 0, तो 0 टाइम ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब उसने पूछा गया था कि h अपॉन 2 पाई के मल्टीप्लाई में क्या है, तो हम आंसर कितना बोलेंगे, x कितना हो गया 0 हो गया। ओके नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब सीधा सा देख लो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 मतलब कितने हो गए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 इलेक्ट्रॉन है, -1 मतलब 10 हो गए। एल्यूमिनियम में कितने हो गए 13, 12 में से 2 चले गए तो 10, 11 में से 1 चले गया तो 10, 8 में से 1 चले गया तो 7। मैग्नीशियम कितने 12, 13 में से 3 चले गए तो 10, फ्लोरीन में कितने होते हैं 9। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, कितने स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दैट इज 5। ओके ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम दी एटॉमिक स्ट्रक्चर JEE 2023 JEE क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, कोई डाउट रह जाता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।